यहाँ पर ली जाएगी। और देखिए, इसीलिए हालात जिस तरीके से बने हुए हैं उसको लेकर ये चर्चाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, कर्नल उत्कर्ष राठौर जी हमारे साथ हैं, इसके अलावा आसिफ रमीज दाऊदी जो कि पॉलिसी एक्सपर्ट हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आसिफ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। जिस तरीके के हालात अभी आप देख रहे हैं, सीसीएस की बैठक भी इस बीच यहां पर हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि तनावपूर्ण स्थितियां पूरे मिडिल ईस्ट में है और जगह जगह उसका असर देखने को मिल रहा है। अरब नेशंस को आपने देखा, इसके अलावा पाकिस्तान में भी किस तरीके से खामनेई की मौत के बाद लगातार उथल पुथल मची हुई, और पहले ही एक जंग में वो अफगानिस्तान के साथ था भी। देखें, ये उथल पुथल पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। इसकी वजह यह है कि ये अब सिर्फ 3 देशों के बीच तक की बात नहीं रह गई। पहले ऐसा लगता था कि अमेरिका है, ईरान है, इजराइल है, और उसके बाद जब से ये चीजें और बढ़ी हैं और रिटेलिएशन हुआ है, या इन तमाम 6-7 और जीसीसी और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे भी अटैक्स हुए हैं, और अटैक सिर्फ अमेरिकन बेसिस पे नहीं बल्कि ये अटैक्स इवन पब्लिक सिविलियंस पे, एयरपोर्ट्स पर, उन जगहों पे भी हुई हैं जिस पे वायलेशंस भी हुए हैं। इन तमाम चीजों को नजर में रखते हुए जो रीजनल एस्केलेशन हुआ है, जिसका खतरा मंडरा रहा था बहुत जमाने पहले से, इस रीजनल एस्केलेशन ने ग्लोबल एस्केलेशन की तरफ दस्तक दिया। बात चलती आ रही थी थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन अभी जिस तरीके से ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हुआ है, जो वहां पे अभी वहां के सुप्रीम लीडर की मृत्यु हो गई है, और जो माहौल पूरी तरह से गर्म है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो आसपास जो प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले भी वो मुल्क हैं, जो पीस लविंग कंट्री, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया की बात कर ले, यूएई की बात कर ले, बहरीन की बात कर ले, ये सब प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, विजन और पीस को प्रेफर करते हैं। अगर ये सब भी उस जद में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात होगी कि आने वाले दिनों में अगर इस पे ट्रिपल डी की जरूरत है, जो डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन है। अगर इसकी तरफ बात नहीं जाती है तो ये मामला बहुत ज्यादा और गंभीर होता हुआ दिखेगा। और सिर्फ इतना नहीं कि ईरान के अंदर या इस वेस्ट एशियन कंट्रीज में ये सब मामला होंगे, आपके और हमारे पॉकेट पे और हमारी लाइफ पे भी इसका सीधा असर आसिफ जी, होगा। आपने कहा जरूर यहाँ पर बातचीत बहुत ज्यादा जरूरी है, डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जेके त्रिपाठी जी, कौन करेगा बातचीत? ईरान में कोई बचा नहीं है इस वक्त। खामनेई के जितने समर्थक है, अगर वो सत्ता में आ भी गए तो मुझे नहीं लगता वो अमेरिका से सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार होंगे। ट्रंप अपनी बात ही कहते रह जाते हैं, इजराइल अपनी बात कहता है, तो यहाँ पर कौन आएगा? कोई मध्यस्थता करने आएगा? क्या होगा? अब कैसे बातचीत ही तो पहले बातचीत हो तो रही थी लेकिन सफल नहीं हो पाई, अब भी आपको लग रहा है कोई बातचीत यहाँ पर हो पाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा या बातचीत हो पाएगी, क्योंकि ट्रंप या नेतन्याहू अब बातचीत के लिए नहीं तैयार हैं, वो रिजल्ट के लिए तैयार हैं। और इसके लिए देखिए, या तो जब नई लीडरशिप आएगी, अभी तो खैर तदर्थ व्यवस्था हुई है जिसमें अली रजा बनाए गए हैं, लेकिन उसके बाद कौन आएगा? या तो खामनेई के दूसरे बड़े बेटे मुस्तबा, जो कि पर्दे के पीछे से काफ़ी कुछ कंट्रोल करते रहे, या वो आएंगे, या उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपके पास में वापस आऊंगी। देखिए, शाहिद ड्रोन से एयरबेस पर यहाँ पर हमले का दावा इस वक्त किया गया है। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। अमेरिकी एयरबेस पर हमले का एक वीडियो भी बाकायदा सामने आया, आप ये देखिए। वॉर ब्रेकिंग के जरिए हर एक तस्वीर इस युद्ध से जुड़ी हुई, इस लड़ाई से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर लगातार ये कवरेज जारी है, और ऐसे में वीडियो महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाता है, क्योंकि अलग अलग देशों पर हमले किए गए हैं। ईरान का मकसद था हर किसी को वो इन्वॉल्व कर ले, ताकि एक बड़ा प्रेशर यहाँ पर अमेरिका पर डेवलप वो कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो तरीका था वो उसी पर उलट पड़ता हुआ यहाँ पर दिखा। जेके त्रिपाठी जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी भी संभावना है कि अगर ईरान को इस तरह से पंगु कर लिया जाए, अक्षम कर दिया जाए, तो जो ईरान में शाह के समर्थक ग्रुप हैं, उनकी सहायता से रजा पहलवी के बेटे को, जो कि अभी विदेश में हैं, उन और बयान दे रहे हैं, उनको लाके फिर से शाही पहलवी वंश की वो सत्ता स्थापित की जा सकती है। उसके लिए अमेरिका कोशिश करेगा।
लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तो रजामंदी एक तरीके से इजराइल की भी यहाँ पर होनी चाहिए। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि इजराइल इसके लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं है कि रजा पहलवी को ये पद यहाँ पर मिले, लेकिन उसके अलावा भी और क्या विकल्प है उसको लेकर भी डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। लेकिन देखिए, इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में जिन हथियारों ने तहलका मचा रखा है, उनमें ट्रंप के बिच्छू ड्रोन का सबसे ज्यादा खौफ है। एक धमाके में ट्रंप का बिच्छू ड्रोन भारी तबाही मचा रहा है। तेहरान में बारूदी तांडव मचाने वाला यह लड़ाकू ड्रोन गेम चेंजर हथियार कहा जा रहा है। युद्ध का विनाशकारी विस्तार हो गया है। कौन दुश्मन है, कौन दोस्त, ये सब बेमानी हो चुका है। अब मतलब सिर्फ सलामत बचने भर से है, क्योंकि जीतेगा वही जो जिंदा बचेगा। ईरान, अमेरिका, इजराइल के सिर पर युद्ध का भूत सवार हो गया है। इजराइल ने ईरान की तबाही का ऐलान कर दिया है। چون به زودی لحظه شما فرا خواهد رسید، لحظه‌ای که باید به خیابون‌ها بیایید، با حضور میلیونی تن به خیابون‌ها بیایید تا کار رو تمام کنید، تا رژیم وحشتی را که زندگیتون رو تلخ کرده سرنگون کنید. मगर ये युद्ध हाईटेक हथियारों का है, मिसाइलों का है, जंगी जेटों का है, टॉमाहाक मिसाइलों का है, लेकिन गेम चेंजर हथियार है लड़ाकू ड्रोन, जो ऐसा आत्मघाती बम फोड़ता है जिससे टारगेट के बचने का कोई चांस नहीं बचता। बहरीन की बहुमंजिला इमारत को भस्म करने वाला यह हथियार वही ड्रोन है। दुबई को जला रहा यह ईरान का ड्रोन है। खाड़ी में ईरान अपने 10 दुश्मन देशों को ड्रोन बमों से फोड़ रहा है। वहीं अमेरिका ने भी ईरान के सीक्रेट हथियार का हमशक्ल बनाकर उसे दहला डाला है। यह है ट्रंप की स्कॉर्पियन स्ट्राइक, मतलब ट्रंप का बिच्छू स्ट्राइक ग्रुप, जिसका तकनीकी नाम ल्यूकास यानी लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम है। ट्रंप का बिच्छू ड्रोन ऑटोनॉमस लड़ाका है। यूएस में बना ल्यूकास ईरानी शाहेद 136 पर बना एक कम कीमत वाला अटैक ड्रोन है। ट्रंप ने बिच्छू स्ट्राइक ग्रुप को इतिहास में पहली बार युद्ध में आजमाया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लुकास ड्रोन ने तहलका मचा रखा है। वहीं ईरान का शाही ड्रोन अमेरिका को जोरदार झटके दे रहा है। ईरान की ड्रोन पावर शाहिद 136, 129, 149 और शाहिद 161 से मिलकर बनती है। ईरान में इन्हें कामिकेज ड्रोन भी कहते हैं। इनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक धमाका करने की है। मतलब ईरान का शाहिद 136 गेरॉन 2 ड्रोन से तेल अवीव तक धमाके किए जा सकते हैं। इराक में, ओमान में, सऊदी अरब में, कतर में ईरान सिर्फ मिसाइलों की बौछार नहीं कर रहा। ये ईरान के ड्रोन हैं जिनकी मार से खाड़ी मुल्कों की हालत खराब हो रही है। ईरान के पास इतने आत्मघाती ड्रोन हैं जिनके इस्तेमाल से खाड़ी देशों के सभी अमेरिकी अड्डों को बर्बाद किया जा सकता है। ईरान के पास 80,000 से ज्यादा शाहिद आत्मघाती ड्रोन मौजूद हैं और वो रोजाना 400 से अधिक ड्रोन तैयार कर रहा है। रूस की तकनीक की मदद से ईरान ने ड्रोन उत्पादन को युद्ध स्तर पर पहुंचा दिया है। यही वो ड्रोन हैं जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। यानी अभी युद्ध में ट्रंप के बिच्छू ड्रोन और ईरान के शाहिद ड्रोन की विस्फोटक टक्कर हो रही है। ड्रोन फाइट इस लिहाज से भी ज्यादा तेज हो रही है क्योंकि जंगी जेट, मिसाइलों और बमों से हमला करना बेहद खर्चीला है। वहीं ये आत्मघाती ड्रोन कम कीमत से सटीक वार कर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका की सेना का दावा है कि उसके बिच्छू ड्रोन ईरान के चीथड़े उड़ाने के लिए काफी हैं। वहीं ईरान की ड्रोन ब्रिगेड नई रणनीति से जवाब देने लगी है।
एक बड़ी खबर इस वक्त वॉर ब्रेकिंग के जरिए न्यूज रूम से आप तक पहुंचा दे। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की मौत की खबर यहां पर हुए। कल हुए हमले में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की भी यहां पर मौत हो गई है। देखिए 2005 से 2013 तक उन्होंने सत्ता यहां पर संभाली, राष्ट्रपति ईरान के वो रहे और ऐसे में उनका कार्यकाल भी बेहद अच्छे कामों के लिए यहां पर याद किया जाता है। और इसीलिए देखिए चुन चुन कर कई सारे चेहरों को यहां पर खत्म किया जा रहा है इजरायल और ईरान की ओर से। और लगातार इसी पर बातचीत हम यहां पर करेंगे कि अब अगला चेहरा कौन सा है जिस पर विश्वास खुद अमेरिका भी करता है, इजरायल भी करता है। रजा पहलवी एक ऐसा चेहरा निकलकर यहां पर सामने आ रहा था। कर्नल यूएस राठौर जी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। इसके अलावा आसिफ रमीज जी भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। उत्कर्ष जी, आप क्या इस बात से वाकिफ रखते हैं? क्योंकि देखिए जब बात जनता की होती है, जनता जो चाहती है वही करना चाहिए वहां की सत्ता को। अगर ये पूरी रिजीम खत्म हो जाती, मानिए खत्म हो गई, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका एक तरीके से रजा पहलवी को यहां पर बढ़ावा देगा? और रजा पहलवी को अगर बढ़ावा दे भी दिया तो एक तरीके से थोपा ही ना आपने ईरान पर उनको, क्योंकि जनता द्वारा तो चुना नहीं गया। ऐसे कई समर्थक वहां पर खामनेई के हैं जो कट्टर हैं, जो नहीं चाहते रजा पहलवी को। तो जनता जो चाहती है क्या वो होना चाहिए या जो अमेरिका चाहता है वही होगा? देखिए शिवानी, यहाँ पर जो सबसे अल्टीमेट एम है सारे ऑपरेशन का वो है कि रिजीम चेंज, और उस रिजीम चेंज के रास्ते में कई रोड़े हैं। जैसे अभी आपने बताया था कि जो सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम लीडर है, उसकी हायरार्की में कौन कौन से हैं। अगर जब तक ये शिया मुल्क है, सुप्रीम लीडर का पोस्ट एबॉलिश नहीं हो सकता। सुप्रीम लीडर रहेंगे, लेकिन सुप्रीम लीडर के पावर्स को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा रिजीम चेंज नहीं होगा। उसको कहीं ना कहीं उसके सारे पावर्स हटाने हैं।